जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं व्यापारिक फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप्स की। तो आज हम देखेंगे रबर। रबर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक फसल है। यह हेविया ब्रासिलिएंसिस जो हेविया ब्रासिलिएंसिस नामक जो वृक्ष है उसके दूध से रबर की प्राप्ति की जाती है। ठीक है। रबर क्या है? एक औद्योगिक फसल यानी व्यापारिक फसल है जो पौधा होता है, वृक्ष होता है, उससे दूध से रबर की प्राप्ति होती है। और पौधे या वृक्ष का नाम क्या है? हेविया ब्रासिलिएंसिस। ठीक है। नामक जो वृक्ष होता है उसके दूध से रबर बनता है, रबर तैयार किया जाता है। ठीक है। यह प्रत्यास्थ यानी इलास्टिसिटी, जलरोधी, वाटरप्रूफ एवं विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। रबड़ कैसा होता है? प्रत्यास्थ, जलरोधी एवं विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। आगे देखिए, रबर के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। जो रबर है, रबर के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। रबर भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों का पौधा है। जो रबर है वो कहाँ का पौधा है? भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों का पौधा है। यानी जो रबर की खेती की जाती है वो कौन से क्षेत्रों में की जाती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, जहाँ पर अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा होती हो। ठीक है। सामान्यतः रबर की खेती उष्ण, नम एवं अत्यधिक आर्द्र वाली जलवायु में की जाती है। यानी जो रबर की खेती है वो कहाँ की जाती है? उष्ण, नम और अत्यधिक आर्द्र जलवायु वाली क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है। या आर्द्रता वाली जलवायु में की जाती है। अतः इस कृषि के लिए निम्न भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है या दशाओं का पाया जाना आवश्यक है। ठीक है। अब कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं? सबसे पहले देखते हैं तापमान, टेम्परेचर। इसकी कृषि के लिए वर्ष भर उच्च तापमान अपेक्षित है। यानी जो रबर की कृषि है, रबर की कृषि के लिए क्या है? वर्ष भर उच्च तापमान रहना चाहिए। औसत तापमान यानी जो एवरेज जो टेम्परेचर है वो कितना रहना चाहिए? 22 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी जो औसत तापमान है वो कितना रहना चाहिए? 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहना चाहिए। तो रबर उन्हीं क्षेत्रों में उत्पादित होगा जहाँ पे तापमान अधिक हो। कम तापमान वाले क्षेत्रों में रबर की खेती नहीं की जा सकती। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। रबर की खेती के लिए उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। जो रबर है, रबर की खेती के लिए क्या होता है? उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। अतः वर्ष भर नियमित रूप से औसत वार्ष जो औसत वार्षिक वर्षा 200 से 300 सेमी उपयुक्त होती है। यानी जो औसत वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए? 200 से 300 सेंटीमीटर। ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। सेंटीमीटर और सेमी एक ही बात है। ठीक है। तो रबर की कृषि के लिए तापमान अधिक होना चाहिए, कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, और वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे मृदा, सोइल, मिट्टी की। रबर की कृषि उर्वर, गहरी, सुप्रवाहित, क्षार रहित मिट्टियों में सफलतापूर्वक की जाती है। जो रबर की कृषि है वो उर्वर, गहरी और सुप्रवाहित, क्षार रहित मिट्टियों में सफलतापूर्वक की जाती है। यह लेटेराइट मृदा से लेकर अधिक उर्वर दोमट एवं लावा मृदा में पैदा की जाती है। जो रबर की जो कृषि है वो लेटेराइट मृदा में और उर्वर दोमट मृदा और लावा मृदा जो काली मिट्टी होती है उसमें सफलतापूर्वक की जाती है। ठीक है। तो रबर की जो कृषि है उसके लिए लेटेराइट मृदा उपयुक्त होती है, दोमट मृदा उपयुक्त होती है और काली मिट्टी जिसे आप बोलते हैं लावा मिट्टी भी उपयुक्त होती है। ठीक है। आगे देखिए, रबर की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं के उपलब्धता के साथ ही जो रबर की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की उपलब्धता के साथ ही प्रचुर मात्रा में सस्ती एवं कुशल श्रम शक्ति, यानी जो रबर की कृषि के लिए क्या है? सस्ती और कुशल श्रम शक्ति की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि रबर के जो पौधा है उससे दूध निकालने और रबर बनाने
और रबर के पौधे को लगाने और अनेक जो कार्य है रबर बनाने तक के, उन सारे कार्यों में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, मजदूर सस्ते मिलने चाहिए। ठीक है, इसलिए रबर की खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, इसलिए वहाँ पे श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, पर्याप्त पूंजी एवं राजनीतिक स्थिरता जैसे कारक को भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जो पर्याप्त पूंजी और राजनीतिक स्थिरता जैसे कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी रबर की खेती के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और इसमें राजनीतिक स्थिरता जैसे कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विश्व उत्पादन एवं वितरण प्रतिरूप, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन द वर्ल्ड। 1920 से विश्व उत्पादन एवं वितरण 1920 से दक्षिण पूर्वी एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया प्राकृतिक रबर के उत्पादन में अग्रणीय क्षेत्र रहा है। यानी जो प्राकृतिक रबर है उसमें अग्रणीय क्षेत्र रहा है। ठीक है, यानी सबसे अधिक उत्पादन करता है। इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एवं श्रीलंका प्रमुख उत्पादक देश है, जबकि लाइबेरिया, कंबोडिया, नाइजीरिया, वियतनाम, जायरे, घाना, भारत और फिलीपींस छोटे रबर उत्पादक देश है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में बड़े रबर उत्पादक देश कौन कौन से हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका है। और छोटे रबर उत्पादक देश कौन कौन से हैं, कंबोडिया, नाइजीरिया, वियतनाम, जायरे, घाना, भारत और फिलीपींस। भारत विश्व में रबर उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। और थाईलैंड प्रथम स्थान रखता है। इंडोनेशिया दूसरा स्थान रखता है और भारत चौथा स्थान रखता है, जबकि थाईलैंड प्रथम स्थान रखता है रबर उत्पादन में। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में प्रमुख देशों में रबर का उत्पादन। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कौन करता है, थाईलैंड नंबर फर्स्ट पे, सेकंड पे इंडोनेशिया है, थर्ड पे वियतनाम है और चौथे नंबर पे भारत है, पांचवे पे चीन है, छठे पे मलेशिया है और सातवें फिलीपींस है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन थाईलैंड करता है जो नंबर फर्स्ट पे है। थाईलैंड के बाद में नंबर सेकंड पे है इंडोनेशिया, नंबर थर्ड पे है वियतनाम और नंबर फोर्थ पे है अपना भारत। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कौन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा क्या, आपका आंसर होगा थाईलैंड। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन थाईलैंड करता है। तो विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन थाईलैंड, उसके बाद में दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया, थर्ड पे वियतनाम, फोर्थ पे भारत, फाइव पे चीन, सिक्स पे मलेशिया और सेवन पे फिलीपींस। ठीक है, तो सर्वाधिक रबर का उत्पादन थाईलैंड करता है, दूसरे पे इंडोनेशिया आता है, तीसरे पे वियतनाम और चौथे नंबर पे भारत। रबर उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ठीक है, और चीन का पांचवा, मलेशिया का छठा और फिलीपींस का सातवां। ठीक है, आगे देखिए, जूट। जूट एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है जिसकी प्राप्ति एक पौधे के तने पर छाल के नीचे, जूट क्या है, एक प्रमुख व्यापारिक फसल है जिसकी प्राप्ति एक पौधे के तने पर छाल के नीचे होती है। ठीक है, यानी जो पौधे के छाल के नीचे से होती है, यह सभी देशों में सबसे सस्ता होता है। यानी सभी देशों में क्या है, सस्ते दाम पर ये मिल जाता है तथा खपत की दृष्टि से कपास के बाद इसका दूसरा स्थान है। यानी खपत की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है, कपास के बाद में दूसरा स्थान है। विद्वानों का मानना है कि भारत से ही जूट का पौधा अन्यत्र फैला है। यानी जो भारत का जो पौधा है जूट, जो मुख्य रूप से भारत का पौधा है और ये अन्य देशों में भारत से ही फैला है। ठीक है, तो विद्वानों का क्या मानना है कि जो जूट है, जूट मुख्य रूप से भारत का पौधा है और भारत से ही अन्य देशों में फैला है। ठीक है, यहाँ 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में बोरे आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में जूट का प्रयोग कैसे किया जाता था,
बोरे बनाने के रूप में किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, भौगोलिक दशाएं, जियोग्राफिकल कंडीशंस, जलवायु क्लाइमेट। जूट मानसूनी जलवायु की पैदावार है। जूट कैसा पौधा है? मानसूनी जलवायु का। और भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु, इसलिए ये मूल रूप से भारत का पौधा है। ठीक है, जूट मानसूनी जलवायु की पैदावार है। इसके लिए उष्ण आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। इसके लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? उष्ण और आर्द्र। उष्ण आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। ठीक है, तापमान, टेम्परेचर। जूट की कृषि हेतु उच्च एवं नियमित ताप की आवश्यकता होती है। जो जूट की कृषि है उसके लिए क्या होता है? उच्च तापमान और नियमित तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। यानी जूट की कृषि के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान होना चाहिए। स्वच्छ प्रकाश युक्त मौसम में पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। यानी आकाश अगर स्वच्छ हो, बादल आकाश में नहीं हो या स्वच्छ आकाश हो, तो पौधे की वृद्धि कैसी होती है? अच्छी होती है। ठीक है, बादल रहित अगर आकाश हो तो पौधे की वृद्धि उपयुक्त होती है, अच्छी होती है। ठीक है, वर्षा, जो वर्षा है आपकी, रेनफॉल। जूट के लिए वार्षिक वर्षा की मात्रा 125 सेंटीमीटर तक अच्छी रहती है। यानी जो जूट की जो कृषि है उसके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए? वर्षा कितनी होनी चाहिए? 125 सेंटीमीटर। ठीक है, यद्यपि 25 से 100 सेंटीमीटर वाले भागों में भी सिंचाई के सहारे जूट पैदा किया जाता है। यानी जहाँ पे वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच हो रही है, उन क्षेत्रों में क्या होता है कि जूट की जो कृषि है वो सिंचाई के द्वारा प्राप्त की जाती है या सिंचाई के द्वारा पैदा की जाती है। अतः जूट के लिए अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यानी जूट के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अधिक आर्द्रता की, यानी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, वर्षा कितनी होनी चाहिए? 125 सेंटीमीटर से अधिक। जहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पे सिंचाई की सहायता से जूट की फसल पैदा की जाती है। ठीक है, और तापमान कितना होना चाहिए जूट की फसल के लिए? 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आकाश कैसा होना चाहिए? स्वच्छ आकाश होना चाहिए, बादल रहित प्रकाश युक्त मौसम जूट के पौधे के लिए उपयुक्त होता है, इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, जलवायु कैसे होनी चाहिए? उष्ण आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। ठीक है, जो उष्ण आर्द्र जलवायु है यानी गर्म और आर्द्र जलवायु, जिसमें क्या होता है गर्मी अधिक हो और वर्षा भी अधिक हो, ऐसी जलवायु जो मानसूनी जलवायु है वो जूट के पौधे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, आगे देखिए, मिट्टी। मिट्टी, जूट मुख्यतः सभी प्रकार की मिट्टियों में पैदा किया जा सकता है। ये चिकनी मिट्टी, बलुई, दोमट, अम्ल तथा क्षारीय युक्त मिट्टियों में पैदा होता है। ठीक है, कौन कौन सी मिट्टियों में? चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट, अम्ल और क्षार युक्त मिट्टियों में पैदा होता है। परंतु नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में, जहाँ पे काप मिट्टी इसके लिए अति उपयुक्त होती है, जो नदियों के जो बाढ़ वाले मैदान है जिनमें काप मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, काप मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जो नदियों की जो बाढ़ की जो काप मिट्टी है वो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि बाढ़ के साथ साथ यहाँ प्रतिवर्ष नई चिकनी मिट्टी जमा होती रहती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि जो बाढ़ के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, प्रतिवर्ष नई चिकनी मिट्टी जमा होती रहती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। उच्च ताप, जो उच्चावच रिलीफ। ठीक है, उच्चावच या रिलीफ, जूट के पौधों को अपेक्षाकृत ऊंचे खेतों में बोया जाता है। जो जूट के पौधे हैं उनको क्या होता है? ऊंचे खेतों में बोया जाता है, यानी ऊंचाई पे बोया जाता है, क्योंकि खेतों में जल जमा हो जाने से पौधे की उचित वृद्धि नहीं हो पाती। क्योंकि खेतों में जल जमा हो जाने से पौधे की उचित वृद्धि नहीं हो पाती। यानी खेतों में अगर जल जमा हो जाता है तो पौधे की उचित वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि पौधे की जो जड़ें हैं वो सड़ने लगती है, गलने लगती है।
इसलिए पौधे को हमेशा उच्च क्षेत्रों में बोया जाता है जहाँ तक नदी का पानी नहीं पहुँचे, ठीक है, या पानी भरे नहीं, ठीक है। इसलिए पौधे की जड़ों में पानी नहीं भरना चाहिए। श्रमिक लेबर, जूट के पौधे के लिए खेत तैयार करने, पौधे लगाने, निराई गुड़ाई करने तथा काटने, पौधे को सड़ाने, धोने और छांटने, पौधे से रेशे प्राप्त करने के लिए सस्ते कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी जो जूट का पौधा है उसे लगाने, निनाई गुड़ाई करने, काटने, पौधे को सड़ाने और उससे रेशे निकालने तक कुशल और अच्छे श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो जूट की कृषि उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक हो, ठीक है। आगे देखिए, विश्व में जूट का उत्पादन। भारत पाक विभाजन भारत पाक विभाजन से पूर्व भारत का जूट उत्पादन पर एकाधिकार था, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान एक थे उस टाइम पे जूट पे भारत का एकाधिकार था, ठीक है। वर्तमान समय में विश्व के जूट उत्पादन का 66.4% तो भारत उत्पादन करता है और 28.0% बांग्लादेश उत्पादन करता है, ठीक है। यानी विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन करता है? भारत कितना प्रतिशत करता है? 66.4%। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? बांग्लादेश, जो 28% उत्पादन करता है। शेष उत्पादन ब्राज़ील, हिंद चीन में आते हैं वियतनाम, कंबोडिया तथा लाओस। उसके बाद में इंडोनेशिया, ताइवान, चीन, नेपाल, जायरे से प्राप्त होता है। अकेला एशिया महाद्वीप विश्व के कुल उत्पादन का, यानी अकेला जो एशिया महाद्वीप है विश्व के कुल उत्पादन का 97% पैदा करता है। यानी 97% जूट केवल एशिया महाद्वीप से पैदा होता है जूट का, ठीक है। यानी अकेला एशिया महाद्वीप जूट का 97% उत्पादन कर देता है, ठीक है। जूट उत्पादन क्षेत्र निम्न प्रकार है, यानी प्रमुख जूट उत्पादन क्षेत्र निम्न प्रकार, यानी कौन कौन से देश में जूट का उत्पादन होता है, ठीक है। सबसे अधिक जूट का उत्पादन भारत करता है। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश। भारत कितना करता है? 66.4% विश्व का कितना करता है? 66.4%। जबकि बांग्लादेश कितना करता है? 28%। चीन थर्ड नंबर पे, चौथे नंबर पे उज्बेकिस्तान और पांचवें नंबर पे नेपाल। तो इस समय सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे पे उज्बेकिस्तान और पांचवें पे नेपाल, ठीक है। तो ये थे जूट उत्पादन देश जो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करते हैं जूट का, यानी विश्व में अग्रणीय उत्पादक देश है, ठीक है। तो सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है जूट का? भारत, दूसरे पे बांग्लादेश, तीसरे पे चीन, चौथे पे उज्बेकिस्तान और पांचवें पे नेपाल, ठीक है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।